इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी में हमने यही पढ़ना है कि कीमोथेरेपी किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी है क्या। कीमोथेरेपी जो है एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के लिए हार्मफुल हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स क्या हैं। एंटीबायोटिक्स हैं वो केमिकल एजेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं कीमोथेरेपी में। तो केमिकल एजेंट्स जो क्या कर रहे हैं, जहाँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, जहाँ तो उन्हें किल कर देंगे, और कब, लो कंसंट्रेशन पे। उसके बाद में है कि सिलेक्शन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कौन सी एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज़म एजेंट जो है वो हमने देनी है और किस डिजीज़ में देनी है। तो यही है जो हमने जनरल प्रिंसिपल्स में पढ़ने हैं कीमोथेरेपी के। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो सबसे पहले हमने कैसे पता लगाना है कि हमने कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो देना है। इसको देने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने दो तरह से हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले एक तो हम सैंपल लेंगे बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, जहाँ तो हम बॉडी फ्लूइड का सैंपल ले लेंगे। जैसे अगर हमने ब्लड टेस्ट करना है तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं, तो अगर यूरिन टेस्ट है तो यूरिन का सैंपल लेंगे। तो ये बॉडी फ्लूइड का सैंपल लेके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जहाँ तो फिर क्या करते हैं हम स्ट्रेनिंग से। स्ट्रेनिंग जो है वो 3 तरह की होती है, सिंपल स्ट्रेनिंग, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग और ग्राम स्ट्रेनिंग। सिंपल जो है इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हम सैंपल लेंगे, उसमें स्ट्रेन डालेंगे, और जो माइक्रोबियल एजेंट्स जो माइक्रोब्स होंगे सैंपल में वो क्या करेंगे, स्टेन हो जाएंगे। स्टेन डालने के बाद कलर हो जाएगा उनमें। और डिफरेंशियल में इनकेस अगर 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो दोनों को डिफरेंट कलर्स देने के लिए हम डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं। उसके बाद में ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले तो हम क्यों करते हैं, पता लगाने के लिए कि किस टाइप का जो माइक्रोब है वो प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो इसके लिए तो ग्राम स्टेनिंग है क्या, ग्राम स्टेनिंग में हम सैंपल लेते हैं, उसमें हम क्या डालेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट क्या एक स्टेन है। तो उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन ऐड करेंगे, ताकि जो क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद उस सैंपल में कलर आया है वो परमानेंट हो जाए, वो कलर जाए ना उसमें से। उसके बाद हम डीकलराइजिंग एजेंट डालेंगे उस कलर को रिमूव करने के लिए। अगर कलर जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम सैफरनिन ऐड करेंगे। और सैफरनिन ऐड करने के बाद उसमें रेड जब पिंक कलर आएगा तो बैक्टीरिया जो है, जो माइक्रोब जो है वो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव। और अगर डीकलराइजिंग एजेंट डालने के बाद कलर जो है वो वैसा ही रहा जैसे पहले था, तो मतलब जो हमारे पास माइक्रोब जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकंड है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर सस्पेक्टिबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हमने यूज़ किया है उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे कि वो स्टैटिक है कि सिडल है, कि बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, जहाँ बैक्टीरियाज़ को किल कर रहा है, ठीक है। और जहाँ फिर हम क्या करेंगे, ऐसे परफॉर्म करेंगे एंटीबायोटिक्स का, मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का। ऐसे जो है वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसकी ऐसे परफॉर्म करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले तो MIC याद रखना है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कि कम से कम कितनी कंसंट्रेशन जो है एंटीबायोटिक्स की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने के लिए। और इसमें एग्जांपल आएगी कपलेट मेथड की। कपलेट टेक्निक जो है वो, कपलेट टेक्निक इसमें क्या है, ये है प्लेट, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स और मीडिया क्या है, अगार मीडिया हो सकता है, कोई भी कल्चर मीडिया लेके हम क्या करेंगे, उसमें माइक्रोब्स को ऐड करने के बाद उसे प्लेट में स्प्रेड कर देंगे। प्लेट में स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर में एक कैविटी बनाएंगे, ठीक है, उस कैविटी, कप लाइक कैविटी, उस कैविटी को हम फिल कर देंगे एंटीबायोटिक्स के साथ। और हम कुछ टाइम के बाद, फ्यू डेज़ के बाद, जब वीक के बाद उसे चेक करेंगे, तो क्या हम देखेंगे कि जो प्लेट थी, बाकी जो अगार मीडिया है उस पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई होगी, बट जहाँ पे हमने एंटीबायोटिक्स ऐड की थी उसके अराउंड ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या कर रही हैं, बैक्टीरियाज को किल कर रही हैं, माइक्रोब्स को किल कर रही हैं। तो ये जो जोन बना जहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई, इसे जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं। जोन ऑफ इनहिबिशन जितना ज़्यादा होगा एंटीबायोटिक्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट है साइट ऑफ
इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन अगर हम एग्जांपल लेके चलें ब्लड ब्रेन बैरियर की, तो हम इसी के ये फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ड्रग जो है वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगी मेम्ब्रेन से। मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा उतनी ही पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग के केस में क्या होता है, ड्रग जो है अगर प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग कर रहे तो वो क्या करेगी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बाइंडिंग होने की वजह से ड्रग जो है वो क्या करेगी, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ड्रग जो है वो बाइंड नहीं हो रही है प्रोटीन्स के साथ, तो वो फ्री होगी एक्शन के लिए, क्योंकि वो बाइंड ही नहीं हुई, तो उसने क्या करना है, डायरेक्ट एक्शन शो करना है। बट इस केस में ड्रग पहले बाइंड हो गई है, बाइंड होने के बाद यहाँ से प्रोटीन से फ्री होगी, तभी जाके आगे एक्शन शो कर पाएगी। उसके बाद में पेशेंट फैक्टर्स में क्या है, जैसे किसी बंदे का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही डिजीज़ का जो इसमें हमने डिजीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम ही डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद में हिपैटिक एबनॉर्मलिटीज़, हिपैटिक क्या है इसमें, मतलब लीवर अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, लीवर जो है एबनॉर्मल है, अब लीवर जो है वो मेन साइट है मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगी। और अगर किडनीज एबनॉर्मल वर्क कर रही हैं तो जितनी भी फिल्ट्रेशन हो रही है बॉडीज़ में वो क्या होगी, प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाएगी वो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि हम किस रूट से ड्रग को दे रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं वो किस रूट से दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम पेरेंटल रूट से देंगे तो वो जल्दी एक्शन शो करेगी, और अगर हम ओरली दे रहे हैं तो टाइम लगेगा। उसके बाद प्रेगनेंसी के केस में प्लेसेंटा बैरियर, जो 3 तरह के बैरियर होते हैं, ठीक है, ब्रेन बैरियर, सिफेरो स्पाइनल और प्लेसेंटा बैरियर। इस केस में क्या है, प्रेगनेंसी के केस में जो प्लेसेंटा बैरियर होता है ये क्या है, एक तरह से मदर और बेबी के बीच का लिंक होता है प्लेसेंटा। ठीक है ना, जो भी मटेरियल पास होता है प्लेसेंटा के थ्रू ही पास होता है, तो इसी वजह से प्रेगनेंसी के केस में बहुत सारी ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, जो नहीं देनी होती, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। उसके बाद पोर परफ्यूजन, लो रिचेबिलिटी। पोर परफ्यूजन, लो रिचेबिलिटी मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अगर ट्रांसमिशन होनी है, ठीक है ना, अगर लो है, परफ्यूजन रेट लो है, तो क्या होगी, ड्रग का एक्शन जो है वो लेट होगा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन के बेस पे 2 तरह के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, और बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरियाज को किल कर देंगे। एग्जाम्पल है इसमें टेट्रासाइक्लिन और इसमें पेनिसिलिन। उसके बाद सेकंड है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की रेंज ऑफ एक्शन, कि कितनी रेंज में वो अपना एक्शन शो कर रही हैं। नैरो स्पेक्ट्रम हो सकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सकती है। नैरो जो कम जगह पे, और ब्रॉड जिसकी रेंज ज़्यादा होगी एक्शन की। उसके बाद है केमिकल स्ट्रक्चर्स। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करती है। अगर बैक्टीरिया उसको किल करनी है तो हम बैक्टीरियल एजेंट यूज़ करेंगे, वायरस के लिए एंटीवायरल यूज़ करेंगे, और फंगस के लिए फंगल, प्रोटोजोन्स के लिए प्रोटोजोल एजेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर्स, सल्फोनामाइड्स, क्यूनोलोन्स, बीटा लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स और मैक्रोलाइड्स। उसके बाद में है एंटी माइक्रोबियल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये 3 तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। फर्स्ट है, जहाँ तो ये जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस ही नहीं होने देते, ठीक है, जहाँ तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देंगे, और जहाँ फिर डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, और जहाँ डीएनए गायरेज क्या है, जो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है।